हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट को डिटेल में एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ना स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के दो बेनिफिट्स हैं। पहले वो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफलाइन में या ऑनलाइन में अटेंड कर लिया है और अगर वो बहुत ही कम टाइम में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर मैं बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा। सेकंड, वो वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होने वाला है जिन्होंने अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा ही नहीं है। ना प्रीवियस सीरीज में मैंने आपको आईयूपीएससी का वन शॉट वीडियो दिया था स्टूडेंट्स, उसी बेसिस पे मैंने अभी आपके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट ने आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कभी नहीं पढ़ा आज के पहले, तो उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन लेक्चर्स एक्स्ट्रा अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ नए वाले जो स्टूडेंट जो पहली बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं आप आपके बुक में अच्छे से उसको नोट डाउन जरूर करना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एकदम डिटेल में मैं समझा पाऊं। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है और आईयूपीएसी नाम भी अलग होता है। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है और उनका आईयूपीएसी नाम भी सेम होता है, खाली स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो उसके लिए हम लोग ईजेड है, सिस ट्रांस है, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से हम लोग उनके आगे लिखते हैं। उसका भी मैं एक वन शॉट वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो इस वन शॉट वीडियो में हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही कवर करेंगे। सो सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो होगा डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से इनका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो भी हो जाएगा डिफरेंट। सो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. Are the compounds having same molecular formula but different structural formula are called as what? Structural isomers. Now structural isomers जो होते हैं वो टोटल होते हैं आपके कितने? 6 टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं दे आर ऑफ 6 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल होते हैं 6 टाइप के। वो कौन कौन से मैं आपको अभी बताता हूँ और उसी तरीके से आप ऑर्डर वाइज याद रखिएगा इनको। सबसे पहले आता है रिंग चेन, सबसे पहले रिंग चेन आइसोमर्स। सेकेंड आता है टॉटोमर्स। थर्ड आता है फंक्शनल आइसोमर्स। थर्ड आता है कौन सा बच्चों? फंक्शनल आइसोमर्स। चलो रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहला आता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। सेकेंड आता है टॉटोमर्स। थर्ड आता है फंक्शनल आइसोमर्स। फोर्थ आता है मेटामर्स। फिफ्थ आता है चेन आइसोमर्स एंड लास्ट में सिक्स्थ एंड द फाइनल वन इज पोजीशन आइसोमर्स। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपने स्कूल सेक्शन में भी सुने होंगे। सो फोर्थ वन इज मेटामर्स, नेक्स्ट आता है चेन आइसोमर्स and the last one is position isomers. So total there are 6 types of structural isomers. ठीक है बच्चों, आइसोमर्स का ये जो पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आगे का हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो सब पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बिना इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आराम से इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ जाए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डीबीई या फिर डीयू भी बोलते हैं। डीबीई का फुल फॉर्म होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीबीई का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दोनों सेम ही होता है। सर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है? इससे आपको पता चलेगा कि
कि अगर आपको मैं कोई भी फॉर्मूला दे दूं तो उसके अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं है, क्योंकि हम आइसोमरिज्म पढ़ रहे तो हमको स्ट्रक्चर्स तो बनाने पड़ेंगे। अगर खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे तो मुझे कैसे पता चलेगा उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, रिंग है या नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब नहीं पता चलता है। तो बच्चों उसके लिए हमको इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि du निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका फॉर्मूला होता है C+1, आई रिपीट C+1, C का मतलब कार्बन, +1 माइनस H का मतलब हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस N डिवाइड बाय 2। ठीक है, X का मतलब हेलोजन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन एंड N का मतलब नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी सब्सटेंस का du क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया, समझो du 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई रिंग नहीं होगा, कोई रिंग नहीं हो सकता उसके अंदर, कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकता और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ऐसे कंपाउंड में ना तो कोई डबल बॉन्ड होगा, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना कोई रिंग होगा। तो अगर याद रखना du का वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब कंपाउंड एकदम कंप्लीटली एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड, रिंग, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, ये पता चल जाएगा अगर du का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर du का वैल्यू 2 आ गया या 1 आ गया, सॉरी सपोज स्टार्ट करते हैं 1 से, तो अगर du का वैल्यू 1 आ गया ना तो इसका मतलब होता है एक डबल बॉन्ड, या फिर इसका मतलब होता है एक रिंग। एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा du का वैल्यू 1 अगर आ गया तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता, या तो फिर एक डबल बॉन्ड ही होगा या फिर एक रिंग ही होगा। मैं सब एग्जांपल से भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर du का वैल्यू कितना आ जाए, 2 आ जाए, du का वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 2 हो जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, du 0 मतलब नो डबल बॉन्ड, नो रिंग, नो ट्रिपल बॉन्ड, du 1 का मतलब एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग होता है। अगर du का वैल्यू कभी 2 आ जाए तो इसका मतलब होता है या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 2 रिंग होंगे, 2 रिंग्स होंगे, या फिर एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग होगा, दोनों साथ में बच्चों, दोनों साथ में। आज के बाद याद रखिएगा, मैं तो बोलूंगा एक du मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। तो अगर समझो मुझे किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली du 2 हो गया। अगर किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका du कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड भी है, सर एक रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड भी है, रिपीट करो वापस से, एक रिंग भी है और एक, अरे बोलो, अरे सुनाई दे रहा है क्या, बोलो, एक रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड है तो du कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है सर तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, सिर्फ एक ही रिंग है तो सर फिर तो du कितना हो जाएगा बच्चों, एक ही रिंग है तो du कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच्चों du 2, 0 और 1 इतना ही याद रखना है, जे एडवांस तक भी, हमको इसके आगे पढ़ना नहीं है। इसमें बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज मैं अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे दूं एज इट इज, ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको फॉर्मूला देंगे या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर देंगे और आपको du निकालना पूछा जा सकता है। जैसे अभी ये कंपाउंड है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, तो इसका जो du अगर आपको कभी पूछ ले तो आप इसको देखो, ये एक रिंग ही है बच्चों, इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं, एक ही रिंग है, तो इसका du हो जाएगा 1। अगर ये का ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरीके से पूछ लूं, देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे इसको हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड भी है, सर तो एक डबल बॉन्ड भी है और एक रिंग भी है, तो इसका du कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास में ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, आप अच्छे से सोचेगा, चलो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, इस कंपाउंड का du निकालो। सर ये तो बेंजीन है, तो हाँ, तो उससे डरने की क्या बात है, निकालो du उसका, देखो, करो, सोचो सोचो, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका du हो जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा बेंजीन का du याद ही कर लो बच्चों आज के बाद। सर 4 कैसे हुआ, हमको तो 3 ही आ रहा था, 3 ही तो डबल बॉन्ड है सर, तो बेटा 3 डबल बॉन्ड है तो रिंग क्यों नहीं गिना, एक डबल बॉन्ड मतलब एक du, दूसरा डबल बॉन्ड मतलब दूसरा du, एक डबल बॉन्ड और आया तो टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 du, लेकिन एक रिंग भी तो है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। कैसे, 3 तो डबल बॉन्ड की वजह से और एक रिंग की वजह से, तो इस वजह से इसका टोटल हो जाएगा 4। अगर हम लोग बात करें
ये कंपाउंड की इस कंपाउंड को ध्यान से देखना सर, इस कंपाउंड में तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो बच्चों इसका डी हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो डी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अभी ये कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड का मुझे सब लोग डी सोच के बताएं। सर एकदम इजी, इसका तो डी 3 हो जाएगा। हाँ 3 नहीं 2 बोला सर, हमने तो 2 बोला, आप 3 कैसे सुन रहे हो? ठीक है, मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग बराबर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। यहाँ पे डी कितना है, 1 हो गया, इसका भी डी कितना हो गया, 1 हो गया, सो 1 + 1 = 2। चलो अभी आप लोग नोटबुक ओपन करिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट डी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट डी ऑफ फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स जो मैं दे रहा हूँ आपको उसका क्या निकालना है, डी निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, आराम से सॉल्व करना, घाई मत करना। हाँ आराम से सोच के फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आंसर देखते हैं। इसका बच्चों डी हो जाएगा 2, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डी हो जाएगा 2। ठीक है, इसका बच्चों डी हो जाएगा 1, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। इसका जो है डी हो जाएगा बच्चों 3। सर 3 कैसे हुआ, हमको तो 2 ही आ रहा है, मुझे मालूम है आपको 3 आया होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक तो ये डबल बॉन्ड का, एक ये डबल बॉन्ड का, तो 2 तो वैसे ही हो गया, और एक रिंग भी तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसका डी निकाला होगा आपने, इसका डी आ जाएगा बच्चों 1, इसका 1 और इसका 1, तो टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसका डी निकालते हैं। इसका डी यहाँ पे एक रिंग दिख रहा है और एक रिंग इससे जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने रिंग है, 2, तो 2 रिंग मतलब du इक्वल्स टू 2। चलिए कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट du ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट du ऑफ फॉलोइंग। अभी इसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा। आपको पहले क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें आपको इस तरीके का दिया हो, फॉर्मूला दिया हो। अभी फॉर्मूला से आप कैसे डी निकाल सकते हो वो भी आपको सीखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, इस वाले फॉर्मूला में पुट करके चेक करना है कि उसका डी कितना है। सर एक क्वेश्चन आप करके बताओ ना सर प्लीज। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग डी निकाले इसका, तो कार्बन कितने हैं बच्चों, सर 5 कार्बन है, तो 5 है ना कार्बन, तो C+1 मतलब इधर 5+1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 10 है, हेलोजन नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है, तो 10 + 0 - 0, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो बच्चों इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो 5+1 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 हो गया, 6 - 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ये 1 हो जाएगा। चलिए अभी आप लोग सॉल्व करिए सेकेंड क्वेश्चन, C3। वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से आप सॉल्व करिए बच्चों।
आई होप सबका हो गया होगा। डिस्कस करते हैं। du इज इक्वल टू 3+1, कार्बन कितना है 3, सो 3+1 माइनस, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं 5 है, तो 5 प्लस एक क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है बच्चों हेलोजन है, माइनस नाइट्रोजन तो नहीं है, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चों 3 होता है, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग du निकाले तो du इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5+1 माइनस हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 13, सो 13 प्लस हाइड्रोजन 0 है बट नाइट्रोजन तो है ना एक, तो -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों इसका मतलब कितना हो जाएगा 12/2 मतलब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज 0। इसका मतलब इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं, कोई झंझट नहीं, ठीक है। इसका du निकालते हैं, इसका du हो जाएगा 6+1 है ना, तो ये हो जाएगा 6+1 माइनस यहाँ पे 6 + 6 - 0 डिवाइड बाय 2 है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 डिवाइड बाय 2 इज 6, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, 6 + 1 मतलब 7 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, हैलोजन भी कितने हैं 6 है, तो इसका du कितना हो जाएगा बच्चों 12 डिवाइड बाय 2 इज 6, तो 7 माइनस 6 इज 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। इसके बाद में इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो, ये तो बेंजीन रिंग है, क्यों, क्योंकि देखो ना 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 du और एक रिंग का 4, तो 4 तो बेंजीन रिंग का हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड का du कितना होता है 2 होता है, तो इसका मतलब 4 और यहाँ से 2 6 हो गए और इधर से एक डबल बॉन्ड, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों 7 du हो जाएगा। एक बार वापस रीचेक कर लो बेटा, हम भी इंसान है। इसका 4 और इधर से 2 कितना हो गया 6 और इधर से 7 हो गया बच्चों, तसल्ली मिली अभी। OH है तो बेटा सब सिंगल बॉन्ड ही है। रिंग है, रिंग का एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड मतलब टोटल हो गया 3, रिंग का मिला के 3 हो गया, तो इसका du हो गया 3 और इसका 1, डबल बॉन्ड होना चाहिए भले वो ऑक्सीजन के साथ हो या कार्बन, डबल बॉन्ड है ना, तो इधर का 3, इधर का 1 4, इधर का 1 5 और ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो इसका du हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा बच्चों, तो इसका du हो जाएगा 7। सर आपने तो बोला था du हमको सिर्फ 2 तक है। ऐसे कैलकुलेशन वाले सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें बोलेंगे du 7 है और उसके बाद पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो बेटा तो फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। और हमारा जो नीट और जेई एग्जाम होता है वो टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि 1 मिनट में क्या 10 मिनट में भी नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। हाँ ऐसे आपको फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे कितना du, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो कि एक टाइम बाउंड में हो सकता है। हाँ आपको ऐसा कोई कंपाउंड नहीं दे सकते बराबर है जिसका du कितना आ रहा है 7 और बोलेंगे इतने कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो टाइम बाउंड में हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलूंगा जनरली कोई टीचर अगर ये डिमांड कर भी ले कि भाई मैं कर सकता हूँ कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, कोई मतलब ही नहीं बात का, क्योंकि जेई एडवांस तक का सिलेबस हमको सिर्फ du 2 तक का ही लिमिट देता है, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग अभी हमारा पार्ट शुरू करेंगे। बिकॉज आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे सबसे पहले हर बच्चे को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दूं कि जो आइसोमर्स होते हैं वेदर दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर, एक बात याद रखना आइसोमर्स का du क्या होता है सेम होता है। तो अगर दो आइसोमर्स ऐसे हैं या आपको बोलेंगे दो कंपाउंड से बोलेंगे कि आइसोमर है कि नहीं है, आप जेई एडवांस के बैच में तो मैं तो ऐसे ही करवाता हूँ, देख लो एक का du निकालो दूसरे का du सेम ही नहीं है तो आइसोमर हो ही नहीं सकता। कैसे du अगर सेम ही नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम नहीं होगा। आपको ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के देते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये आइसोमर है कि नहीं, तो पहले सबसे पहला काम एक ही काम है du चेक कर लो, अगर du ही सेम नहीं है तो आइसोमर हो ही नहीं सकता। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया स्टूडेंट्स, ये कोई रैंडम लेक्चर नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर में सिखाने के टाइम में ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगा जो एंट्रेंस में आए हैं या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट नाउ। अगर हम लोग एक बार वापस से इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग इस लेक्चर में इसको हम लोग इरेज ही नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर du 0 है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड नो रिंग, कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है ना। तो अगर कंपाउंड का DU कितना है बच्चों, 0 है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता नहीं है। अगर किसी कंपाउंड का DU कितना हो जाए, मेरे साथ रिवाइज करिए, बोलो यस, वेरी गुड। DU कितना है, 1 है, तो क्या होगा, वेरी नाइस, एक डबल बॉन्ड, अब आगे बोलो 2 रिंग ना, ओके ओके ओके, एक रिंग, वेरी गुड। देखो मैं सुनाई देता है, आप बोलते नहीं हो, खाली आप बोलते हो तो देखो मेरे पास सब आवाज पहुंचती है, मन की बात, ठीक है ना। अगर DU का वैल्यू कितना हो जाए बच्चों, 2 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकता है, या फिर एक रिंग एंड एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसमें सबसे पहला आता है रिंग चेन, फिर आता है टॉटोमर, फिर आता है फंक्शनल, फिर आता है मेटामर, फिर आता है चेन, और लास्ट में आता है पोजीशन आइसोमर्स। तो बच्चों ये आरपी ट्रिक याद रखना, इसी ऑर्डर में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे भी, और ये ऑर्डर याद भी रखना है। सर कोई ट्रिक बता दो याद रखने का। राइट टाइम पे FM बजा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, क्या बोला वापस बोलो, राइट टाइम पे क्या बजा, FM बजा, राइट टाइम पे FM बजा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, राइट टाइम पे FM बजा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में चेन आइसोमर भी है और क्या है बच्चों, पोजीशन आइसोमर भी है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, ऑब्वियसली चेन आइसोमर को। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये वाले पार्ट को मैं इरेज ही नहीं करूंगा अभी पूरे इस वन शॉट वीडियो तक, ठीक है। तो राइट टाइम पे क्या बजा, FM बजा CP में, मतलब क्या, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में। तो अगर हमारे पास में समझो रिंग चेन आइसोमर भी है और फंक्शनल भी है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, रिंग चेन को। फंक्शनल भी है और मेटामर भी है तो फंक्शनल, मेटामर भी है और पोजीशन भी है तो पोजीशन। सर आप ये सब बोल रहे हो लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये मेटामर क्या होता है। सब बच्चों अभी इसके लिए तो जगह छोड़ा है, देखो अभी मैं वही तो सिखाने वाला हूँ, इसके लिए तो वन शॉट वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। चलो डिस्कस करें, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिंग चेन आइसोमर, अभी मैं ना सबको एक एक बार एक एक अच्छा एग्जांपल देके समझा दूंगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और फिर लास्ट में मैं वापस बोलूंगा, लास्ट में मैं आपको टॉटोमेरिज्म के ऊपर अलग से ही डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा अलग से, इसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं करूंगा, टॉटोमेरिज्म को अलग से ही इसी लेक्चर में लास्ट में सिखाऊंगा लगभग, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर, इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपाउंड में रिंग होना चाहिए और एक में क्या होना चाहिए, चेन होना चाहिए। जैसे कि अगर समझो हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते रिंग, अगर मेरे पास में एक 4 मेंबर्ड रिंग है समझो, है ना, ये एक 4 मेंबर्ड रिंग हो गया। अभी इसमें कितने कार्बन है, 4 बच्चों। तो 4 कार्बन वाला मैं अगर समझो चेन बना लेता हूँ, तो पहली बात तो ये दोनों आइसोमर हुए नहीं। अभी बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है कि अरे एक रिंग देखो एक चेन देखो, हो गया खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंट्रेंस में बहुत अच्छे लोग बैठे ऐसे बच्चों को ट्रैप करने के लिए, और होते भी है ट्रैप। जब मैं आपको बोलूंगा इस कंपाउंड का DU निकालो, सर DU 1 है, इस कंपाउंड का DU निकालो 0 है, तो DU अगर सेम ही नहीं है बच्चों तो वो आइसोमर ही नहीं होंगे। याद रहेगा क्या बोला मैंने वापस बोलो, DU जब तक सेम नहीं होगा आइसोमर नहीं होगा। तो ये रिंग चेन आइसोमर नहीं है, इसको रिंग और ये एक चेन, मतलब सिंपल है, देखने के लिए तो अच्छा है कि एक रिंग होना चाहिए एक चेन होना चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें भी एक चीज का ध्यान रखें कि दोनों का DU भी क्या होना चाहिए, सेम। तो अभी दोनों का DU सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दूं तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे। ये देखो रिंग और ये एक चेन। सर आप तो फॉर्मूला लिख के देख भी नहीं रहे हो। अरे फॉर्मूला लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आप DU निकाल रहे हो ना और कार्बन गिन रहे हो, बस खत्म हो गया, स्टोरी इज ओवर। ये देखो ना 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसका DU कितना है, 1 है, इसका भी DU 1 है, खत्म। आप लिख के भी चेक करोगे तो सेम ही आएगा। सो दे आर व्हाट आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर। RCI लिखेंगे बेटा, RCB नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, RCI। अभी जैसे दूसरा देखते हैं, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का DU कितना है, हाँ सर इसका DU है 2। अगर ये चेन है बेटा तो मैं समझो एक रिंग बना लेता हूँ, एक ऐसा रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। और इसका DU तो 1 हो गया, तो नहीं हो सकता, इसका DU 2 है। तो अगर मैं इसके अंदर एक डबल बॉन्ड डाल दूं तो ये भी क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे बेटा। तो रिंग चेन आइसोमर्स को पहचानना बहुत इजी है, एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए, लेकिन बी वेरी क्लियर कि दोनों का DU सेम होना चाहिए।
बच्चों टॉटोमर हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, मैं सबके एक एक दो दो एग्जांपल दूंगा, समझा दूंगा कि क्या होता है, और फिर हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग सबके बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म इसमें दिखता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दूसरा है आपका टॉटोमर को हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट बच्चों यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो डीयू भी सेम होगा बच्चों, बराबर है ना। डीयू भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे ही, बराबर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो बोलूंगा क्या डिफरेंट होना चाहिए, मेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग होता ही है स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट बच्चों, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डैश डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप अलग होगा तो ही वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल? श्योर। अगर मेरे पास में समझो एक एग्जांपल है ये वाला, इसको मैं बोलूंगा इथेनॉल। बच्चों ये एक अल्कोहल है, इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3OCH3, तो बच्चों ये ईथर है। आप बताइए इसका डीयू कितना है, 0, इसका भी डीयू कितना है, 0। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। खत्म, दे आर व्हाट आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। सो दे आर FI मतलब फंक्शनल आइसोमर। सेकंड एग्जांपल CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H। सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो अल्डिहाइड है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन गिनो। सर इधर 3 है और इधर भी 3 है, दोनों का डीयू निकालो, इसका भी डीयू 1 है, इसका भी डीयू 1 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या फर्क है, फिर यहाँ पे फर्क ये है राम सर कि ये वाला जो है इधर का फंक्शनल ग्रुप और इधर का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, सो दे आर डैश आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास में समझो ये वाला कंपाउंड है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में समझो अगर हम लोग एक कार्बन को इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है वो हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा, एस्टर। अभी भी नंबर ऑफ कार्बन देखो, इधर भी 1 2 3 ही है, इधर भी 1 2 3 ही है, इसका डीयू भी 1 है, इसका भी डीयू 1 है। तो बच्चों ये क्या है, ये भी फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो रिंग चेन हो गया, फंक्शनल हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, थर्ड वाले पे, मेटामर्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 12 सितंबर को जो नीट 2021 में क्वेश्चन आया था वो मेटामेरिज्म के ऊपर आया था। तो मेटामेरिज्म होते क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेटामेरिज्म समझने से पहले मैं ऑफलाइन में भी बच्चों का एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, और वो कंसेप्ट है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का। सर ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज्यादा जगह पे जुड़ सके। सर नहीं समझा, अरे बच्चों एकदम सिंपल, देखो ये ईथर है, हाँ ईथर बच्चों कितनी जगह से जुड़ सकते हैं अपने आप को, इधर से भी कुछ जोड़ सकते हो आप, इधर से भी कुछ जोड़ सकते हो। तो ईथर एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ। ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्टर की, तो एस्टर या कीटोन ले लेते, चलो शुरुआत में इजी लेते हैं। कीटोन, कीटोन भी कितनी जगह से जुड़ सकता है, 2 जगह से जुड़ सकता है, तो वो भी पॉलीवैलेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह से जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो OH, OH मतलब अल्कोहल बच्चों, तो अल्कोहल में जुड़ने की जगह एक ही है बच्चों, सिर्फ एक ही जगह से जुड़ सकता है, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड भी बीटा क्या है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं लेता हूं एग्जांपल एस्टर का, तो एस्टर भी बेटा 2 जगह से जुड़ सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 जगह से जुड़ सकता है। जबकि अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर मैं बात करूं थायोईथर की, थायोईथर इसको बोलते हैं, जैसे ईथर होता है ना वैसे थायोईथर होता है, सल्फर आ जाता है बस और कुछ नहीं। वैसे बच्चों ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन थायोल अल्कोहल नहीं है क्योंकि वो एक ही जगह से जुड़ सकता है। अगर हम बात करें अमाइंस की,
तो जो 2 डिग्री अमाइन होते हैं या फिर 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, 2 डिग्री अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन, अगर हम ये वाले बात करें इन दोनों की, तो ये 2 जगह से जुड़ सकता है, 3 जगह से जुड़ सकता है, वो भी चलेगा। जबकि अगर हम बात करें 1 डिग्री अमाइन की, तो 1 डिग्री अमाइन दे आर नॉट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों एक चीज कंपलसरी याद रखनी है, मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ तभी शो हो सकता है, मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ कभी शो हो सकता है जब कंपाउंड के अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। मेटामेरिज्म इज शोन ओनली व्हेन कंपाउंड कंटेन्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड के पास में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तभी, नहीं तो नहीं शो करेगा। ठीक है सर, ये मेटामेरिज्म होता क्या अभी वो बताइए एग्जांपल से। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो हमको समझ गया, तो सुनिएगा। इमेजिन करो मेरे पास एक ईथर है जिसमें ऑक्सीजन के ये साइड में एक कार्बन है और उस साइड में 3 कार्बन है। वेयरएज अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें ऑक्सीजन के एक साइड में 2 कार्बन है और दूसरे साइड में भी 2 कार्बन है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, इसको पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, बराबर। इधर भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो बेटा फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो सकते। फिर क्या देखना आपको, इधर कितना कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों? 2। तो अलग है या नहीं है? अलग है सर। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। मतलब यहाँ का अल्काइल ग्रुप और यहाँ का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ का अल्काइल ग्रुप और यहाँ का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। बच्चों इसमें ऐसे नहीं चेक करते, ये दोनों को आइसोमर चेक करना है ना, तो ये दोनों को ऐसे चेक करेंगे। देखो इसको इसके साथ चेक करेंगे और इसको इसके साथ चेक करेंगे। क्या ये अलग है? हाँ ये अलग है और ये दोनों भी अलग है, तो इसका मतलब दे आर डैश, दे आर मेटामर्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मेटामर्स बोलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। अभी इसमें ना बच्चों कभी कभी स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि मैं ना एक ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको भी मैं वापस यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। ये टाइप के कंपाउंड में ठीक है ना, ये टाइप के कंपाउंड में अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे और बच्चों को पूछे कि बताओ बच्चों इसमें मेटामेरिज्म है या नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो बोलते हैं सर ये देखो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन सर अलग है, फिर इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन अलग है बच्चों, बट वो मेटामर्स नहीं है सर। लेकिन अलग है ना? नहीं बच्चों, ये दोनों कंपाउंड ही आइडेंटिकल है, कंपाउंड ही सेम है। कैसे सर? कैसे? अगर आप इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाते हो ऐसे, तो आपको नहीं लगता ये घूमने के बाद, रोटेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा? तो बच्चों ये तो सेम ही तो दिख रहा है, ये देखो ना, ये और ये दोनों सेम ही तो है। तो बेटा एक बात याद रखना, आइडेंटिकल कंपाउंड कभी भी आइसोमर हो सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनका अलग होना चाहिए। तो ये बेटा क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा जरा। अगर मैं इस वाले कंपाउंड को बात करूं, ये हमारे पास एक कीटोन आ गया। क्या आ गया? कीटोन। कीटोन एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास में समझो ये वाला कंपाउंड आ गया, ठीक है ना। इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों ये एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के ये साइड में कितने कार्बन है? 2, जबकि इधर 1 ही कार्बन है। इधर कितने कार्बन है? 2, तो इधर कितने कार्बन है? 3। तो दोनों अलग अलग है ना बच्चों, तो अलग अलग है, तो हम इसको ऐसे रोटेट करके भी चेक करो, इधर भी आप रोटेट करके चेक करो, सेम आएगा ही नहीं। तो इसके लिए इनको क्या बोलेंगे? दैट दे आर डैश बच्चों मेटामर्स, है ना। तो ये हो गया मेटामर्स का एग्जांपल। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 चेन आइसोमर्स की, चेन आइसोमर्स की, ठीक है ना। तो व्हाट आर चेन आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स का मतलब होता है जिसमें बच्चों चेन का लेंथ डिफरेंट हो, जिसमें चेन का लेंथ क्या हो बच्चों? डिफरेंट हो, ठीक है। जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमा DU सेम होगा,
ठीक है ना। चेन लेंथ जो होगा, मेन चेन लेंथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो चेन लेंथ इसमें क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सर इसके कोई एग्जांपल्स बताइए आप। तो इसके एग्जांपल्स सोचते हैं। सबसे पहला वाला ये देखिए, अल्केन में बेटा अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म देखना है अल्केन में, तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों सब लोग इन दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखो, तो जब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे, सो बच्चों आपको नहीं लगता इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, सेम ही है। तो यहाँ पे चेन लेंथ कितने का बच्चों, चेन लेंथ यहाँ पे कितने कार्बन का है, 4 का है। जबकि अगर मैं इसी का आइसोमर देखूं, दोनों आइसोमर ही है इधर बच्चों नंबरिंग इस तरीके से होगी, जबकि यहाँ पे चेन लेंथ कितने का है, 3 का है। तो बच्चों दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डी सेम, बट क्या डिफरेंट है, चेन का लेंथ डिफरेंट है। तो चेन का लेंथ अगर डिफरेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमर। सर मुझे एक डाउट आया, हाँ बोलो ना सर। अभी देखिए ना यहाँ पे, किधर, इधर, ओके देखो, बोलो क्या हुआ इसमें। सर इधर देखो, ये चेन का लेंथ जो है यहाँ पे 3 का, क्योंकि इधर एक ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो नंबरिंग इधर ही होगी। हाँ, और इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ बराबर है, क्या हो गया इसमें सर। तो फिर अगर हम लोग इसको नंबर करें 1 और 2, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो किधर एक ही साइड में करेंगे, इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन। तो सर अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चेन का लेंथ कितना है, 3 का है। हाँ तो क्या हो गया सर, सुनो तो सही, हाँ सुन रहा, बोलो ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, तो सर तो इधर भी तो चेन लेंथ डिफरेंट है ना, तो चेन आइसोमर हुए कि नहीं हुए, हाँ है ना, कौन ना बोल रहा है सर। तो फिर आपने तो मेटामर लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे आओ ना आप, ये मेटामर भी है और चेन आइसोमर भी है। आपको नहीं लग रहा है ये मेटामर, मेटामर तो है ही है सर। आपको ये सिखाने के बाद इधर एक डाउट आ गया, अरे ये तो चेन आइसोमर भी है, तो ये मेटामर भी है और चेन आइसोमर भी है। तो आज के बाद जब भी ऐसा हो गया एक से ज्यादा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो आप ये बेटा राइट टाइम पे एफएम बजाना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, ये याद करो, मेटामर भी है और चेन भी है। तो सिलेक्ट क्या होगा बच्चों, क्या सिलेक्ट होगा, मेटामर्स। यहाँ पे तो मेटामर नहीं है, खाली चेन ही है, तो सिर्फ चेन ही सिलेक्ट होगा ऐसे। सपोज वी टेक वन मोर एग्जांपल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस वाले कंपाउंड को, देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो आपको 6 कार्बन ही देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो मुझे यहाँ पे चेन का जो लेंथ है वो 3 4 और 5 का मिलेगा। जबकि मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग करूँ आईयूपीएसी के हिसाब से, मैंने प्रीवियस वन शॉट वीडियो बनाया था बच्चों नहीं देखा तो देख लो, जिन्होंने अगर आईयूपीएसी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में कभी, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो। तो बच्चों यहाँ पे दे आर डैश आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है। सो दे आर चेन आइसोमर। फिफ्थ एंड द लास्ट, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें ये टाइप के आइसोमरिज्म हो, फिर आपको टॉटोमरिज्म अलग से सिखाऊंगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा बच्चों, चेन का लेंथ सेम होगा, ठीक है ना। अगर चेन का लेंथ डिफरेंट हो जाएगा तो चेन और पोजीशन में तो फिर चेन सिलेक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे याद रखना चेन का लेंथ क्या होगा, सेम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चेन का लेंथ ये तीनों चीजों क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन सर किसका, पोजीशन ऑफ या तो फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन, ऐसे याद रखो ना, एफएमएस। इन तीनों में से किसी का भी एक पोजीशन क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए बस। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल, श्योर। देखो अगर मेरे पास में फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे बच्चों OH लगा हुआ है इस कंपाउंड में, और यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डी सेम। अगर हम बात करें चेन लेंथ की, तो यहाँ से नंबरिंग होगी फंक्शनल ग्रुप के साइड से 1 2 3 4 5। तो चेन लेंथ सेम है बच्चों। अगर चेन लेंथ सेम है
तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड नंबर पे जुड़ा हुआ है। सो दे आर डैश आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, इनको हम लोग पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड की, देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये फिनॉल है और इसके सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो इसको ऑर्थोक्रेसोल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करो, OH यहाँ पे और यहाँ पे CH3, तो बच्चों ये यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 और ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1,2 की जगह पे 1,3 हो गया, पोजीशन ऑफ साइड चेन चेंज हो गया, 2 से वो 3 पे गया। Therefore they are examples of dash isomer, पोजीशन आइसोमर। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। टॉटोमर मैंने आपको पहले बोला, अलग से सिखाऊंगा इसी लेक्चर में, डोंट वरी। सबसे पहले आता है रिंग चेन आइसोमर, एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिंग। दूसरा फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। मेटामर के लिए पहला ही कंडीशन है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। वैसे इसको वैसे घुमा के भी देख लिया करो, कभी कभी आइडेंटिकल भी निकलते हैं। चेन लेंथ अलग होगा तो चेन आइसोमर, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या फिर साइड चेन अलग होता हो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। अगर आपके पास में समझो दो है, फंक्शनल भी है मेटामर भी है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल को। फंक्शनल भी है और चेन भी है तो ऑब्वियसली फंक्शनल को। मेटामर भी है, पोजीशन भी है तो मेटामर, मेटामर और चेन है तो मेटामर। चेन और पोजीशन वाले बहुत एग्जांपल आते हैं बच्चों, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, चेन को। तो अभी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये सबके, खाली टॉटोमर को छोड़ के, फिर उसके बाद हम लोग टॉटोमर शुरू करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आप लोग नोटबुक ओपन करिए, इसमें से जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप सॉल्व करिए, मैं हर एक का आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखिए। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म।
स्टूडेंट्स ये 15 एग्जांपल्स है, आप वीडियो पॉज करके, अगर आपका नहीं हुआ है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं इन सबके आंसर्स, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो इसका नाम है ब्यूटेन टू ओन, जबकि इसका नाम भी ब्यूटेन टू ओन ही है। तो बच्चों आपको लगा होगा कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है बट दे आर आइडेंटिकल। सर आपने तो पहले में बोल्ड कर दिया, ऐसे तो सीखने मिलता है। ये सब एंट्रेंस के क्वेश्चन है, ये 1 है 2 3 4 ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करेंगे 1 2 3 4, इधर में इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चेन का लेंथ सेम है, तो डिफरेंट क्या है सर, डबल बॉन्ड का पोजीशन, यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे 2 पे, सो देयरफॉर दे आर डैश आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। बच्चों अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें, ये 1 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों मिथाइल 2 और 2 पे ही है, जबकि यहाँ पे एक जन 2 से हटके 3 पे चला गया, तो बट सेम जो चेन का लेंथ है वो तो सेम ही है, खाली पोजीशन चेंज हुआ है, तो पोजीशन आइसोमर। इसकी बात करें तो इसका डीयू कितना है बच्चों, 1 है, इसका भी डीयू कितना है 1 है, इधर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन बाहर है, तो बच्चों ये हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर। अगर हम बात करें तो इसका डीयू 2 है जबकि इसका डीयू 1 है, तो ये आइसोमर ही नहीं है, तो दे आर नॉट आइसोमर्स। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इन दोनों के लिए प्रिपेयर रहना, या तो आइडेंटिकल और नॉट आइसोमर, ऐसे भी बहुत सारे ट्रैप आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। बच्चों ये पोजीशन आइसोमर नहीं है नो डाउट पोजीशन है, बट अगर हमारे पास में पोजीशन और मेटामर सिलेक्ट करना हो तो विल गो फॉर मेटामर। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, सो देयरफॉर दे आर डैश मेटामर्स। नो डाउट दे आर पोजीशन आल्सो, बट एग्जाम में मेटामर ही टिक करना है, अगर मेटामर ऑप्शन में रहेगा तो, नहीं रहेगा तो विल गो फॉर पोजीशन। सर अगर बोथ दिया है तो बेस्ट है, वही टिक करो फिर तो, और क्या। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, सो दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डैश पोजीशन आइसोमर। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ की, तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, DU1 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड है, और यहाँ पे बच्चों एस्टर है, सो देयरफॉर दे आर डैश आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। सर ये तो मेटामर भी हो सकता है ना, मेटामर और फंक्शनल में बेटा किसको प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल को, और दूसरी बात मेटामर हो नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एस्टर, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इधर सल्फर से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर एक ही जुड़ा हुआ है तो अलग हो गया, इधर ऑक्सीजन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, सो देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज डैश मेटामर्स, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन का जो चेन लेंथ है 1 2 3 4 और 5 है, जबकि यहाँ पे कार्बन का चेन लेंथ कितना है बच्चों, 4 का ही है। फंक्शनल ग्रुप अभी भी 2 पे ही है, वो भी 2 पे ही है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, चेन का डिफरेंस आ गया तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। दूसरी बात, इसका डीयू कितना है बच्चों, सर डीयू इसका 1 है, इसका डीयू कितना है 0, फंस गए सर आप लोगों ने, तो मुझे मालूम है इसका फंक्शनल आइसोमर ही लिखा रहेगा, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने नॉट आइसोमर लिखा होगा। तो याद रखना, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है, फिर डीयू चेक करना है, फिर बाद में चेन लेंथ, ये सब सेकेंडरी पार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे डीयू
1 है, इसका भी ड्यू 1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही है। तो बच्चों ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, सो दे आर फंक्शनल आइसोमर, है ना। उसके बाद में इसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके कार्बन के ये साइड में 2 कार्बन है, इधर कार्बन के ये साइड में सिर्फ एक ही कार्बन है, इधर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, इधर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वापस से पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, सो देयरफॉर दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ डैश मेटामर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चों अगर देखेंगे तो इसका ड्यू कितना है, 2 है, और इसका ड्यू 3 है बच्चों, तो ड्यू अगर 2 और 1 का 3 है तो पॉसिबल ही नहीं है आइसोमर। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने क्या लिख दिया होगा, रिंग चेन आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, हमारा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की 2 कंपाउंड है, तो पता करना है कि कौन सा आइसोमरिज्म होता है। इसके अलावा भी इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू व्हाट, टॉटोमेरिज्म बच्चों। तो आप इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद टाइप 2 क्वेश्चंस। जब आप नोटबुक में लिखोगे तो उसको टाइप 1 क्वेश्चन लिख देना, जहां हमें यहाँ पे जो स्टार्ट किया था ना, प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, उसको टाइप 1 लिख देना, ठीक है। टाइप 2 में क्वेश्चन जो थोड़े थे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं, जैसे कि सर आप एक एग्जांपल बताइए, नंबर ऑफ, ऐसे पूछेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन in alkane to show position isomerism, to show number 1 पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपको ऐसा बोल देंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम अल्केन में कितने कार्बन होने चाहिए, या फिर आपको चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, है ना, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो 1 कार्बन से तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, क्योंकि उसमें क्या पोजीशन होगा, 2 कार्बन में भी नहीं पॉसिबल होगा, 3 कार्बन में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि होगा, बट 3 कार्बन में भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट चेन ही होगा बेटा। 4 कार्बन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर हमारे पास में 4 कार्बन है तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, सर 4 कार्बन है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे बच्चों कार्बन का चेन कितने का है, 1 2 3 4 का है, यहाँ पे कार्बन का जो चेन है वो कितने का है, सिर्फ 3 का है, सो देयरफॉर दे आर डैश आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। तो अल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो अल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। अगर हम बात करें इसी के अंदर पोजीशन की, तो 4 कार्बन में तो पोजीशन चेंज नहीं हो सकता बेटा, मिथाइल इधर से इधर डालोगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसी का अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो 4 कार्बन तक तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर हमारे पास में 5 कार्बन होंगे तो पोजीशन आ सकता है क्या, सर कैसे, ये 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे हमने CH3 डाल दिया, तो इस CH3 को उठा के अभी ये सेकंड नंबर पे इधर डाल दूं तभी भी बेटा सेम ही रहेगा, नंबरिंग फिर इधर से होगी, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं कार्बन का नंबर एक और से बढ़ा दूं तो पॉसिबल है। इसमें है बेटा 6 कार्बन तो 6 कार्बन है, अभी अगर मैं मिथाइल को उठा के थर्ड नंबर पे डाल दूं तो ये एक अलग कंपाउंड हो जाएगा, इस टाइप से देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अल्केन्स में क्या दिखाना है, अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, अल्कीन्स में अगर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाना है, तो मिनिमम कितने कार्बन होंगे। ऐसे मैं आपको पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना बाद में कि अल्कीन्स में
मिनिमम कितने कार्बन हो गए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें एक कार्बन है तो पॉसिबल नहीं है, दो कार्बन में तो वो तो अल्कीन ही है, ठीक है। तीन कार्बन में डबल बॉन्ड इधर डालो तो इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से डालोगे तो इधर से नंबरिंग करोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए बच्चों। कैसे सर? इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन किधर है बच्चों? 1 2 3 और 4 1 पे है। और अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बना दूं ये वाला, तो इसमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो अभी हो जाएगा कहाँ पे? 2 पे। तो बच्चों ये हो गया पोजीशन आइसोमर। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। अगर आप चेन आइसोमर की बात करते हो, चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर में कितने कार्बन होने चाहिए वो देखते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, दो कार्बन में तो पॉसिबल नहीं है, तीन कार्बन में भी चेन का लेंथ 3 ही रहेगा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये वाला देखिए, अब यहाँ पे चेन का लेंथ कितना है? 4 का है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, देखिए ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पे चेन का लेंथ जो है बच्चों, यहाँ पे चेन का लेंथ कितना है? 4 का है। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे चेन का लेंथ बच्चों कितने का है? 3 का है। तो मिनिमम इसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। ऐसे बच्चों एक स्टेटमेंट और बता दूं मैं आपको, कि आपको बोल देंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है बच्चों। अभी ये हर एक का अगर हम लोग करेंगे तो फिर वन शॉट वीडियो बराबर नहीं बनेगा, फिर वो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। तो आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ये वन शॉट वीडियो में आपको मैं हर एक कंसेप्ट का एक फ्लेवर दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको खाली फंक्शनल ग्रुप चेंज करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अल्कोहल में अगर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म चाहिए, अल्कोहल में आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म चाहिए, तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? तो एक कार्बन। मिथेनॉल में तो कुछ हो नहीं सकता, इथेनॉल में भी कुछ नहीं हो सकता, हाँ प्रोपेनॉल से जरूर हो सकता है। कैसे? अगर हम बात करें, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल, ये प्रोपेन क्या है? 1 ऑल है। जबकि अगर मैं इस OH का पोजीशन 2 पे कर दूं तो ये प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो बच्चों इसमें तो पोजीशन चेंज हो गया ना, चेन का लेंथ सेम ही है। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। अगर आपको चेन आइसोमेरिज्म करवाना है तो चेन आइसोमेरिज्म में बेटा 3 में काम नहीं होगा, क्योंकि चेन लेंथ हमेशा 3 का तो रहेगा ही। आप अगर 4 कार्बन वाला है, हाँ तो उसमें कुछ काम बन सकता है। जैसे ये वाला देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेन का लेंथ कितने का बच्चों? 4 का है। और अगर इसी को हम लोग इस तरीके से लिख दे तो यहाँ पे अभी भी 4 कार्बन तो है, लेकिन चेन का लेंथ 3 का है। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए? अल्कोहल में 4 कार्बन चाहिए बच्चों, इस तरीके से। सर इसमें ये हो गया टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आप बताओ इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं, कितने आइसोमर बन सकते हैं। ये कंपाउंड कुछ भी फॉर्मूला दे देंगे फलाना ढिमका और बोलेंगे इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो बच्चों एक आरपी ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास में 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो उसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास में 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है तो उसको मैं 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास में 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन है तो मैं इसको 8 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। सर अभी ये क्या आपने बाउंसर दे दिया, हमको तो कुछ समझा ही नहीं। बेटा आप इसको याद कर लो, आप तो मैं बोलूँगा गंगा नहा लोगे आप तो। फिर तो सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका रीजन ही ऐसा है बेटा, अगर आपको कोई भी कंपाउंड देंगे आप तुरंत आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में टोटल अल्कोहल्स पॉसिबल, टोटल अल्कोहल्स फॉर, अगर समझो दे दिया C5H12O, ऐसा दे दिया C5H12O दे दिया। अभी इसमें तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, बनाते रहते बेचारे, बनाते रहते, होता ही नहीं कंप्लीट, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल पूछा है बच्चों, सीरियो अभी तक इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहला जिम्मेदारी वाला काम क्या करेंगे हम लोग, जिम्मेदार लोग हैं बच्चों, तो DU निकालेंगे। DU निकाल लो बच्चों, इसका DU निकालो। DU निकालोगे तो ऑक्सीजन तो गिनना नहीं है, तो कार्बन 5 है तो 5 + 1 6 और 6 - 12/2 = 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिंग नहीं है। तो क्या मैं बताऊं, अल्कोहल पूछा है मुझे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OH? हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। जैसे मैं OH लिखूंगा तो बच्चों इधर क्या बचेगा सर, 5 कार्बन बचे और 11 हाइड्रोजन बचे, क्योंकि टोटल 12 थे, तो आपने एक इधर रख दिया तो एक ही बचा इधर, तो 11 बचे कि नहीं बचे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो मैंने लिख दिया। ये जो C5H11 है ना, अभी आप अलग अलग तरीके से
इसको मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स भी सिखाते हैं कि 5 कार्बन को पहले ऐसे अरेंज करो, फिर एक कार्बन कम करो, इसमें OH इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो। अरे कितना करेंगे, हम लोग एंट्रेंस पढ़ रहे हैं, वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक्स तो बनते हैं। तो यार ना C5H11 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 तरीके से। तो इसका मतलब इसमें 8 अल्कोहल बन सकते हैं। अभी सबको बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूछा कि बताओ इसके अल्कोहल कितने बनेंगे और ईथर भी कितने बनेंगे, सब बना के बताओ। किसके बच्चों, सेम C5H12O के। इसके अल्कोहल भी बना के बताओ, ईथर भी बना के बताओ। तो एकदम सिंपल है। अल्कोहल पहले ट्राई कर लेते हैं। अल्कोहल है OH आ जाएगा, यहाँ पे C5H11, तो इसके तो आंसर 8 हो जाएंगे। ईथर की बात करें तो ईथर में ऑक्सीजन, दोनों साइड में कार्बन कार्बन होते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, इधर 1 कार्बन रख दो, इधर 4 कार्बन रख दो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन। तो मैंने किधर ना बोला बेटा, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 कार्बन उधर 2 कार्बन। वो गलती मत करना, क्यों, क्योंकि उसको घुमाओगे तो वही आएगा, इधर 3 इधर 2 कार्बन, बात तो वही। सर फिर एक काम करो ना, इधर 4 ले लो उधर 1 ले लो, बात वही होगी बेटा। अभी इन दोनों में से सिलेक्ट करो बड़ा कौन है। सर ये बड़ा है। इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 4। तो 4 कार्बन वाले पार्ट को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ईथर बनेंगे 4। इन दोनों में से बड़ा कौन है, C2 बड़ा है कि C3 बड़ा है, C3। जो बड़ा होता है उसको सर्कल करिए, दोनों सेम होगा तो किसी एक को सर्कल करिए। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2। तो टोटल ईथर कितने बनेंगे, 6। अल्कोहल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। सो टोटल 8 + 6 which is equals to 14। अभी 14 स्ट्रक्चर्स आप एग्जाम में बनाने जाओगे तो बच्चों टाइम कितना लगेगा, और अगर इतना टाइम अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया तो फिर तो हमारा तो कल्याण होना ही होना है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर आपको पूछा कि बताओ इसके अमाइंस कितने बनेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सब पूछा है ना। C5H13N पूछ लिया बच्चों, C5H13N पूछ लिया। तो अभी बताइए 1 डिग्री अमाइन की बात करें, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में क्या होता है बच्चों, NH2 होता है। NH2 इसमें से माइनस करो, कार्बन तो 5 ही बचेगा, हाइड्रोजन 11 बचेंगे। तो आप बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 8, क्योंकि DU तो बेटा इसका भी कितना है, 0 ही है, और इसका तो DU हमने पहले ही निकाला। तो पहले बच्चों DU निकाल लिया करो, है ना। 8 1 डिग्री अमाइन बनेंगे। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो बीच में NH होगा, 5 कार्बन है, तो इधर 1 इधर 4, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो बच्चों इसके टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहाँ से देखो ना, 4 और 2 6। सर 3 डिग्री अमाइन के कितने बनेंगे, 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे, कार्बन टोटल 5 है, तो इधर 1 इधर 2 इधर 2, टोटल 5 हो गए। या फिर एक और काम किया जा सकता है 3 एक एक करके भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, और इधर 3 कार्बन, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, यही है। तो बेटा इसका तो कोई नंबर दिया नहीं, तो ये खुद ही एक स्ट्रक्चर है, बस खुद ही एक स्ट्रक्चर है। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स है, 2। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, 3। तो टोटल अगर आपको पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ अमाइंस कितने हैं, तो 1 डिग्री 6, एंट्रेंस में तो बहुत बार खाली 1 डिग्री पूछते हैं। 2 डिग्री कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ये, और 2 डिग्री हो जाएंगे 6, और ये हो जाएंगे 3। समझ में आया। तो इसका टोटल हो जाएगा बच्चों 17 आइसोमर्स। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि बताओ इसके कितने अल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, C5H10O ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो सबसे पहले DU निकालो। अभी अल्डिहाइड कीटोन बोला है तो DU 1 तो आना ही आना है। 5 + 1 6, 6 - 5 तो 1 आ गया बच्चों। तो अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड की, तो अल्डिहाइड में एक चीज फिक्स होती है, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला पार्ट फिक्स है। तो कार्बन कितने बचे, 4 बचे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे C4, ठीक है। तो C4 को बेटा कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से। तो अल्डिहाइड बन जाएंगे आपके 4, ठीक है। और अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड में इस तरीके का होता है। आप बताइए कितने हैं कार्बन, 5 कार्बन, एक तो चला गया इधर ही, तो बचे कितने, 4। तो इधर 1 इधर 3 डाल देंगे, या फिर दोनों साइड में 2 2, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें बेटा ये सबसे बड़ा नंबर, तो इसको 2 तरीके से अरेंज करेंगे। इसमें ये सबसे बड़ा नंबर, तो इसको 1 तरीके से अरेंज करेंगे। तो टोटल हो जाएगा 3, और इधर से 4, तो टोटल हो जाएगा आपका 4 + 3 हो जाएगा आपका 7।
समझ में आया बच्चों? तो ये सब अच्छे टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और भी इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन है सर, आप तो पूरा जिस तरीके से हमको ऑफलाइन में सिखा रहे हो वैसे ही बता रहे हो। तो बच्चों मैंने आपको बोला ना, वन शॉट में आपको वही फील दूंगा कि आपका पूरा चैप्टर इतना अच्छे से रिवाइज होना है कि एग्जाम के 15 दिन पहले आपको ऐसा मन में आए कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिवाइज करना है, तो मेरा वीडियो लेक्चर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। इसको हम लोग टाइप 4 डाल देते हैं, टाइप 4। अगर हम बात करें टाइप 4 की बच्चों, तो टाइप 4 में हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन having cyclohexane ring containing cyclohexane ring, containing cyclohexane ring, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बेस्ट है अगर हमारे पास में ये इस तरीके का है, दो हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, फिर दोनों सेम पोजीशन पे ना होके एडजेसेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, विसिनल हो सकता है, फिर आइसोलेटेड में 1,3 हो सकता है ना, और फिर लास्ट में क्या हो सकता है 1,4 हो सकता है। इस तरीके से ये टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन है। उसके बाद में उन्होंने बोला है सेकेंड वाला कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल isomers, draw all possible structural isomers of 2-methylphenol, 2-methylphenol। तो 2-methylphenol के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बच्चों? एक तो देखो बेंजीन है, तो ऑब्वियसली एक कार्बन पे दो कुछ भी ग्रुप तो जोड़ नहीं सकते, एक तो ऑर्थो हो सकता है, दूसरा ये मेटा हो सकता है, और तीसरा ये बच्चों आपका पैरा हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए अगर हमारे पास में C5H10 है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है C5H10 का। तो C5H10 के या फिर C5 पहले H12 बना लेते हैं। तो C5H12 का सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों? DU निकालोगे। DU कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में C5H12 है बच्चों, तो इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक तो ऐसे हो सकता है 5 कार्बन, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो 5 कार्बन इस तरीके से, है ना। एक तो ये हो सकता है, फिर आप कार्बन के चेन को एक से कम कर दो, एक ये हो सकता है, ठीक है। फिर और तो अगर ये कार्बन इधर डालोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन के चेन को और एक से कम कर सकते हैं। तो अगर एक और कम करेंगे तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन हो जाएगा। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 3 हो गए। समझो अगर आपको ये बोल दिया C5H10 का ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो सबसे पहले इसका DU निकालेंगे। DU आता है 1, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकता है बच्चों? रिंग हो सकता है। तो अगर एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग होगा, तो सबसे पहले एक डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स ट्राई करेंगे जिसमें एक एक डबल बॉन्ड आता है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को आप इस तरीके से लिखोगे। अभी डबल बॉन्ड इधर डालो या इधर डालो, एक ही हुआ। फिर ये दोनों भी सेम ही पोजीशन है, तो इधर भी एक अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से। फिर अगर मैं एक कार्बन का चेन का लेंथ कम कर दूं, 4 कार्बन का कर दूं, इधर ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से आ सकता है। फिर इधर से एक और पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से भी हो सकता है ना। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डाल सकते हैं अपन इस तरीके से,
तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग एक कार्बन का लेंथ और कम करें तो एक कार्बन को अगर लेंथ कम करेंगे तो नियो बन जाएगा। नियो में तो बच्चों डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। तो एक डबल बॉन्ड वाले 5 स्ट्रक्चर्स हुए। फिर एक रिंग वाले की बात करते हैं, तो 5 कार्बन का एक रिंग बन सकता है। एक तो 5 कार्बन का रिंग बना सकते हैं हम लोग, एक तो इस तरीके से। एक में 4 कार्बन का रिंग बना के उसके ऊपर कोई ग्रुप जोड़ दूं इस तरीके से, मिथाइल ग्रुप। फिर मैं 3 कार्बन का रिंग बना के उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ सकता हूँ इस तरीके से। फिर मैं 3 कार्बन का रिंग बना के एडजेसेंट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं 3 कार्बन का रिंग बना के एक ही के ऊपर 2 कार्बन भी जोड़ सकता हूँ ना। सब पॉसिबल है। तो रिंग वाले कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए? रिंग वाले भी कितने हुए बच्चों? 5 हुए। तो टोटल कितने हुए? टोटल हो जाएंगे बच्चों 10। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, एक और क्वेश्चन है C4H8 का, मैं बोलूंगा आपको पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप बताओ कि इसका ड्यू कितना है? 1। मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक क्या हो सकता है? रिंग हो सकता है बच्चों। तो अगर एक डबल बॉन्ड या एक रिंग होगा तो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बताइए। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, इधर डालूंगा तो वो तो सेम ही हो जाएगा। एक ये बीच में वाला भी हो सकता है इस तरीके का, ठीक है। फिर अगर मैं कार्बन का चेन लेंथ कम करूं तो एक ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये सब डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए 3। फिर अगर मैं बात करूं रिंग की, तो एक ही ड्यू है तो एक ही रिंग बनेगा, तो ये रिंग बन गया 4 मेंबर का। फिर मैं 3 मेंबर का रिंग बना के उसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए बच्चों? 5 हो गए बच्चों। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं टाइप 4 में। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ इसके कितने अल्कोहल बन सकते हैं, इसके कितने अमाइन बन सकते हैं, कितने अल्डिहाइड या कितने कीटोन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है राइट टाइम पे एफएम बजा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में। अभी सिर्फ हमारा टॉटोमर बचा हुआ है बच्चों। तो इसी पार्ट में आप इसका फोटो ले लो, फिर हम टॉटोमर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Okay students, so let us move to the last part of structural isomerism, that is tautomerism. Tautomers क्या होते हैं? Tautomers भी एक टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर ही होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमर। वो क्या होते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सुनिए ध्यान से। इमेजिन करो हमारे पास में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। इमेजिन करो हमारे पास में समझो कोई कीटोन ग्रुप है या अल्डिहाइड ग्रुप है, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक H है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे यहाँ पे क्या है? हमारे पास में हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास में मीडियम बेसिक है समझो, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बच्चों शिफ्ट होता है यहाँ पे। तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बॉन्ड इधर से ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, O के ऊपर माइनस आएगा और इस H के ऊपर प्लस आएगा। तो ये जो H प्लस है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो बेसिकली ये क्या है? इन है और ये ऑल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। और ये क्या था बच्चों? कीटो फॉर्म था, तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। तो याद रखना, टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। टॉटोमर्स आर functional isomers which are in dynamic equilibrium, जो हमेशा किस में होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डैश इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया किसका? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो
अगर मैं इसको नंबर 1 करूँ, दिस इज नॉट IUPAC नेमिंग, ऐसे ही जनरल नेमिंग है 1 2 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बच्चों वो थर्ड पोजीशन से कौन से पोजीशन पे गया है, फर्स्ट पे गया है। देखो ना, थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पे गया है, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रायड। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायड। ये फर्स्ट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। दूसरे टाइप का जो टॉटोमेरिज्म होता है उसको बोलते हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड टॉटोमेरिज्म, जो कि आपका डायड सिस्टम होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। सर इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चों साइनाइड जो होता है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में HC ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और यहाँ से जो H+ होगा वो इसका लोन पेयर ले लेता है और जब ये इसका लोन पेयर ले लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे H और इस कार्बन के ऊपर माइनस। तो इसको बोलते हैं साइनाइड और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड आइसोसाइनाइड टॉटोमेरिज्म। थर्ड अगर हम बात करें नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ये क्या होता है सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म है बच्चों। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे समझो हमारे पास जो अल्फा कार्बन है, इस वाले हाइड्रोजन को हमको हटाना है। द N डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे N एरो बॉन्ड O होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, CH2 यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे OH, यहाँ पे O और इस आएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म था बच्चों, ये नाइट्रो फॉर्म है और इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो। कौन सा नाइट्रो बच्चों, एसी नाइट्रो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है नाइट्रोसो फॉर्म। कौन सा फॉर्म, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा कार्बन है ये वाला इस तरीके से, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से और ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों, टॉटोमेरिज्म है। तो टोटल ऐसे बहुत सारे टाइप के टॉटोमेरिज्म हमको डिस्कस करने हैं, बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है बच्चों, ये वाला। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट है, सेकंड है। सेकंड से बच्चों हाइड्रोजन फर्स्ट पे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायड सिस्टम। तो हमको बेसिकली सिर्फ फर्स्ट वाला ही पढ़ना है डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की तो याद रखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड देखते हैं, ये है हमारा अल्डिहाइड जिसमें एक अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा ऊपर और इन दोनों के बीच में टॉटोमेरिज्म आ जाएगा। और अगर इधर टॉटोमेरिज्म आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म टाइप, है ना, इस टाइप का। कभी कभी कैसा होता है मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा कार्बन पे अगर समझो, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन पे समझो अगर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड में कभी भी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को मत लीजिए, क्योंकि फिर अलीन्स बन जाएंगे। अलीन मतलब इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, कंटीन्यूअसली डबल बॉन्ड आर लेस स्टेबल। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर से हाइड्रोजन को उठाना होता है। सर ये क्या टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है और ये एंट्रेंस के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑड नंबर कौन है बच्चों, नेक्स्ट ऑड नंबर, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 ऐसा। तो यहाँ पे बच्चों जो थर्ड पोजीशन है उधर से तो कुछ नहीं होगा, ये फिफ्थ पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के इस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा फिर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बेटा इस तरीके का, ये हाइड्रोजन यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी अगर हम बात करें थर्ड वाला इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये देखो इस तरीके से। तो अभी मुझे बताओ अगर थर्ड पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले कार्बन पे जाएंगे।
फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ पे भी डबल बॉन्ड है सर, तो फिर तो अपने को सेवेंथ वाले के पास ही जाना पड़ेगा। तो सेवेंथ वाला जो है बच्चों वो हाइड्रोजन इस तरीके का होगा, इस तरीके। तो इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से शिफ्ट होगा बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। इसमें भी टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आएगा OH और यहाँ पे भी OH है, H आ जाएगा। तो ये इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। कभी कभी अगर समझो रिंग में भी पॉसिबिलिटी है, तो अगर ऐसा रिंग है समझो हमारे पास है ना, तो ऐसे रिंग है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, तो ये वाला बच्चों आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, इधर भी 3 मार्क कर सकते थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से टॉटोमेरिज्म इसमें भी हो जाएगा। अगर कभी कोई कंपाउंड इस तरीके का आ जाए, इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है, ऐसे कंपाउंड आ जाए, तो बच्चों इसमें क्या होगा 1 2 3, 3 पे तो डबल बॉन्ड है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 4 तो पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर से तो लेना ही नहीं बच्चों, हाइड्रोजन कहाँ से लेना है, ऑड से ही लेना है। तो अभी आप बताओ, इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बराबर है, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा O और H, ये H इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर समझो इस पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन होता ही नहीं निकलने के लिए, तो इस कंपाउंड में तो फिर टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं। जैसे देखो ये वाला, अगर दोनों जगह पे समझो मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया, अगर समझो दोनों जगह पे मिथाइल ग्रुप डाल दिया है, तो इसमें बेटा नो टॉटोमेरिज्म, पॉसिबल ही नहीं है इसमें, तो नो टॉटोमेरिज्म, इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों इस कंपाउंड की, ये भी एक अच्छा कंपाउंड है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सब एंट्रेंस के एग्जांपल्स है, मान लेते हैं इसे, सब एंट्रेंस के एग्जांपल्स है, देख लो। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से नेमिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसको मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 इसको, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 2 3, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, OH, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी OH हो जाएगा। तो ये तो बच्चों क्या बन रहा है, फेनॉल जैसा कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक रिंग बन रहा है, जो हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है बच्चों, इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये वाले CH2 को, क्यों, क्योंकि इसके दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पे कैसा होता है, इसमें ना नंबरिंग आप ऐसे ही करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप शिफ्ट करवा दो दोनों में से कोई भी एक साइड में ऐसे। इसमें होता क्या है पता है स्पेशलिटी, इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पे बन जाएगा आपका O और ऐसे H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा बच्चों CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, या फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों CH3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है बच्चों, इंटर नहीं, क्योंकि विद इन द सेम है ना, ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें एक देखो रिंग बन रही है आपको, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं चिलेट, और जब भी चिलेट बनता है तो वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है बच्चों, क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, और एक एग्जांपल इस तरीके का, तो ये देखिए, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी बच्चों ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आ गया, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, और जैसे ही H निकलेगा आप दोनों में से कोई भी साइड में शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन आपका क्या बच्चों यहाँ पे चिलेट बनता है, चिलेट मतलब रिंग बनता है, क्या बनता है बच्चों, रिंग। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C O और फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस तरीके का बॉन्ड बनता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेट ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, चिलेट ही बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं 10th वाला, ये वाला देखिए, अगर मेरे पास में इस टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें भी बच्चों ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इधर से बच्चों बन जाएगा इस तरीके का,
ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके का। तो ऐसे कंपाउंड्स बच्चों क्या शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म। कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन में माना जाएगा इसको, बट जनरली ऐसा नीट में तो क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, जेई में ऐसा क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिला है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा जगह चाहिए इसमें। ये देखिए ऐसा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके का, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड अंदर, ये बॉन्ड अंदर, ऐसे शिफ्ट होता है। ये देखो पूरा का पूरा ऐसे, ये अंदर शिफ्ट हुआ इस तरीके से, ये फिर इधर से इधर, फिर ये वाला इस तरीके से, और ये अंदर ऐसे शिफ्ट होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन सीधा इधर से उठ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा दो दो बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर समझो ये दोनों पोजीशंस पे भी अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता बच्चों। तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म। अभी हमको ये भी जानना होता है कि टॉटोमर्स में जो इनॉल बना है वो ज्यादा स्टेबल है कि कीटो ज्यादा स्टेबल है, वो कंपैरिजन में मैं आपको करवाऊंगा। पहले इसके ऊपर और थोड़े मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दूंगा और आपको पहचाना कि उसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी बनाना। ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। प्रिडिक्ट वेदर कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म और नॉट। प्रिडिक्ट whether given compound shows tautomerism or not. If yes, then draw tautomeric structure. Then draw tautomeric structure. First one, ये सबको आप सॉल्व करिए। बच्चों ये कंप्लीट करिए, वीडियो पॉज करके आप इन सबको सॉल्व करिए। बच्चों आई होप आप लोग का हो गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए इसको डिस्कस करने से सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो होगा, दूसरा कलर यूज करते हैं। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो होगा, डबल एरो बनाएंगे, सब लोग डबल एरो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल लेके यहाँ पे OH आएगा। किसी ने अगर डबल बॉन्ड ये साइड में डाला है तो अभी भी चलेगा, बट एक ही साइड में आएगा। इसमें बच्चों डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही साइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 और 3, 1 2 और ये 3 और ये 4, 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 तो है नहीं। तो ये साइड से आपका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, इस साइड से इस तरीके का। ठीक है,
ये कंपाउंड में 1 2 3 इधर से टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर यहाँ से टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बनेगा तो बच्चों आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा OH। इसमें बच्चों टॉटोमरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कि थर्ड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, फिफ्थ कार्बन तो नहीं है, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, फिफ्थ कार्बन ही नहीं है। इसमें भी टॉटोमरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 2 3 पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो आगे नंबरिंग करके मतलब नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, और ये तो बेंजीन है तो पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल है, तो इसमें अगर पॉसिबल है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें बच्चों ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, तो यहाँ पे चिलेट बनेगा। क्या बनेगा? चिलेट। ठीक है, डबल बॉन्ड आप कोई भी साइड में बना सकते हो, इस साइड से ऐसा डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आपका चिलेट बन जाएगा। अभी क्वेश्चन एग्जाम में एक तो ये टाइप के आता है कि कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अभी इसमें ना बच्चों जब टॉटोमरिक की बात आए ना तो एक थोड़ा सा आपको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिसमें आता है बेटा ब्रेड्स रूल। कौन सा रूल आता है? ब्रेड्स रूल। ये ब्रेड्स रूल क्या है? ब्रेड्स रूल बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए, और ये बोलते हैं कि जब भी हमारे पास में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो, ऐसे बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये देखो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, जहां पे दो रिंग्स मिलते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, है ना। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलते हैं पता है? ब्रेड्स रूल बोलते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन जो होता है ना उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज या फिर उसके ऊपर कभी भी डबल बॉन्ड ये नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, कभी नहीं आ सकता। मतलब ये टाइप का कंपाउंड कभी आप ड्रॉ मत करना बच्चों पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज, या फिर इस कार्बन के ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड कभी भी मत ड्रॉ करना इस तरीके का। इस कार्बन के ऊपर कभी भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे कभी भी डबल बॉन्ड ऐसे, या फिर ये मत ड्रॉ करना पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या है? हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है ना वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसके लिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड ऐसा, तो बच्चों आपके लिए तो 1 2 3 इधर तो देखना भी मत, देखना ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ इधर गलती से भी मत देखना, इधर हाइड्रोजन होने के बावजूद भी आप नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है ना। ग्रेप्स आर सार बोलते ना हम लोग, अंगूर खट्टे है, वैसा है यहाँ पे सीन, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, तो इसमें टॉटोमरिज्म होगा, बट वो ब्रिजहेड कार्बन से नहीं हो सकता, ब्रिजहेड से पॉसिबल नहीं है, ये वाला हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर कभी समझो ऐसे में कभी ये दोनों पोजीशन पे क्या आ गया, अगर ये दोनों पोजीशन पे क्या आ गया बच्चों, अगर समझो ये कंपाउंड आ गया आपके पास ऐसा डबल बॉन्ड O, तो बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों पे भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाले कंपाउंड में टॉटोमरिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर अगर समझो आपको ऐसा कभी पूछ लिया कंपाउंड, ऐसा ब्रिजहेड दिया, इधर डबल बॉन्ड O दिया है, यहाँ पे एक H और एक मिथाइल है, तो भगवान की कृपा से एक H है तो बेटा एक H से अपना काम हो जाएगा, तो ये कंपाउंड भी टॉटोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया स्ट्रक्चर जिसमें दोनों साइड में क्या आ गया बच्चों, ये ऐसा ग्रुप आ गया, ये ऐसा डबल बॉन्ड हुआ है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो ये वाला कंपाउंड टॉटोमर्स नहीं शो कर सकता, ठीक है, ऐसा याद रखना। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रिडिक्ट करो इसमें टॉटोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। इन तीनों को सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। हो गया, चलिए। तो सबसे पहले इस वाले कंपाउंड में टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, आप इधर से लोगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखो
ठीक है, इधर भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे शो कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड प्रोटोमरिज्म शो कर सकता है और वो भी बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH हो जाएगा। ये कंपाउंड में यहाँ पे से पॉसिबल नहीं, यहाँ से तो पॉसिबल था ही नहीं वैसे भी, तो ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करता है। ये जेईई एडवांस 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट है, हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमको कंपाउंड दिया है, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज इनॉल कंटेंट। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको ये सीरीज छोटा सा याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले परसेंटेज इनॉल की बात करें तो अल्डिहाइड्स का परसेंटेज इनॉल सबसे कम आता है, कीटोन्स का थोड़ा ज्यादा आता है, कीटो एस्टर्स का ज्यादा आता है, कीटो एस्टर्स विद पीएच उसका और ज्यादा आएगा, डायल्स का सबसे ज्यादा, कीटो अल्डिहाइड्स का ज्यादा, डाई कीटोन्स का ज्यादा, डाई कीटोन विद पीएच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड डाई कीटोन विद पीएच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज्यादा आता है। सर आप थोड़ा सा इसको समझाइए ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड से, ठीक है, तो अल्डिहाइड्स का मतलब होता है RCHO, या फिर आप मतलब अपना एसिड अल्डिहाइड ले सकते हो। कीटोन का मतलब समझो आप एसीटोन ले सकते हो, है ना, इस तरीके से। ये एसीटोन ले लिया, ये अल्डिहाइड ले लिया। कीटो एस्टर का मतलब होता है आपके पास में कीटोन भी रहेगा और एस्टर भी रहेगा, इस साइड से एस्टर, ये देखो, ये देखो, ये एस्टर है और ये कीटोन है। कीटो एस्टर विद पीएच, समझो अगर हमारे पास में कीटो एस्टर है विद पीएच आ गया, यहाँ पे पीएच ग्रुप आ गया, इसको कीटो एस्टर विद पीएच बोलेंगे। फिर डायल, डायल मतलब क्या होता है सर, डायल का मतलब होता है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। फिर आता है कीटो अल्डिहाइड, कीटो अल्डिहाइड का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस तरीके से इसको बोलते हैं कीटो और ये अल्डिहाइड। डाई कीटोन मतलब यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको डाई कीटोन विद पीएच है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मिथॉक्सी या मिथाइल आ जाए समझो, तो मिथाइल और बेंजीन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये CH3 आ गया समझो, ये डोनेटिंग ग्रुप आ गया, पीएच के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप आ गया। अगर यहीं पे अगर NO2 ग्रुप हो जाता है, NO2 बेंजीन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, है ना, ये सब। इसका सबसे ज्यादा इनॉल बनेगा और इसका सबसे कम इनॉल बनेगा। बच्चों तो यही आपको सीरीज याद होना चाहिए बस, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप इसको याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है। इसके बाद में याद रखना, अगर कभी अरोमेटिक बन सकता है, मतलब बेंजीन रिंग बनता है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉन अरोमेटिक, ठीक है ना, इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल गिना जाता है वो। क्वेश्चन के फॉर्म में कंपेयर परसेंटेज इनॉल, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपेयर परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ठीक है ना। परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो होता है वो कैसे कंपेयर किया जाता है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। समझो अगर आपको ऐसा पूछ लिया है कि बताओ इसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा कि इसके अंदर परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये सीरीज याद है तो बेटा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखो, ये इस तरीके का हो गया और ये वाला ये टाइप का कंपाउंड है डाइकीटोन, है ना, तो बेटा डेफिनेटली किसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा, इसका ही होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर कभी बेंजीन रिंग बन जाता है, ये देखो, इसको अपन टॉटोमराइज करेंगे तो बेंजीन बनेगा, ये तो बच्चों इधर आ रहा है, तो याद रखना ये जो लिखा ना मैंने, इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है अरोमेटिक वाला, उससे भी ज्यादा स्टेबल, तो डेफिनेटली बच्चों यही ज्यादा आएगा, इस तरीके का। तीसरा, अगर आपको मैंने पूछा डायल, इस तरीके का,
ठीक है ना, और डाई कीटोन या फिर कीटोअल्डिहाइड, ये पूछा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे आया बच्चों, और ये वाला इधर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत भर भर के पूछे जाएंगे। दूसरा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना। जनरली ये जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नीट में तो मैंने कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा देखा हुआ, ऐसा पूछा हुआ देखा नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, जिससे जेई वालों का भी काम हो जाएगा और नीट वाले भी खुश हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास में समझो कोई कंपाउंड है इस तरीके का, और अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं D2O के साथ, जो हमारा वाटर होता है उसकी जैसे D2O होता है इन द प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, जैसे H2O OH माइनस होता है वैसे OD माइनस होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, इसमें कितने हाइड्रोजन्स को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा समझो एक आया, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये फाइनली रिप्लेस करने के बाद इस तरीके का भी बन सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितना आएगा, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज अगर आपको कोई पूछ ले तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर समझो मुझे किसी ने इसका पूछ लिया कि बताओ इस कंपाउंड में कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, तो बच्चों याद रखना सिर्फ ऑड नंबर ही उठा सकते हो आप। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। ये CH3 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ डी एक्सचेंज हो जाएंगे बच्चों 2। यहाँ पे ऐसा। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसके अंदर कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है, इसमें आप बताओ कि कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है, तो इसमें नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा 0, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है और देखते हैं अपन। ये हो गया 1, ये 2, इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना आप भी प्रिपरेशन के टाइम में। एक थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन। ये देखो, ये जेई एडवांस और मेन का क्वेश्चन माना जाता है। अगर हम लोग इसका ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेंगे तो कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकता है। तो बच्चों याद रखना जितना भी ऑड नंबर वाला है वो सब लेंगे अपन, सब लिया जाता है। ये भी लिया जाएगा एक, और इधर से 3। सर ये तो अपन फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज करें, थोड़ी डबल बॉन्ड लाना है अपने को यहाँ पे। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑड वालों का होता है, 3 का भी होगा और 5 का भी। 1 पे तो कुछ है नहीं, तो 3 पे कितना 1 है और 5 पे कितने हैं 3 है। तो टोटल कितने एक्सचेंज हो जाएंगे 4, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, टोटल ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितना होगा जरा देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया इस तरीके का, एक ये पूछ लिया गया हो, एक ये पूछ लिया गया हो, ठीक है। सॉल्व करिए इनको, हो गया। चलिए इसमें नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सर कैसे 4, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। यहाँ पे बेटा एक एक होगा, एक इधर से और यहाँ से 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, 3 2 5 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका द कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पूरा मैं तो बोलूंगा मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, एक एक चीज मैंने अच्छे से कवर कर लिया बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा उन बच्चों का फायदा होगा जो एग्जाम के 15 दिन पहले 10 दिन पहले पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिवाइज करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं। और दूसरा वो टाइप के बच्चों का तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है जिन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा ही नहीं, क्योंकि जनरली जब मैं ऑफलाइन में इवन ऑनलाइन में भी अगर आप मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के वीडियोस देखो तो कम से कम 7-8 वीडियोस है बच्चों। तो इससे अच्छा हमारा ये, अगर इस बात की बात करें तो एक ही वीडियो में हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में जो नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज एक एक चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ऊपर भी एक 1 शॉट वीडियो बनाएंगे, वो जल्दी ही आएगा बच्चों। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।